Hello everyone. Today I would like to discuss on the topic of Dr. Satyendra Bose's contribution to the field of science. We are continuing with the series of contribution of Indian scientists, and today's topic is most important, one of the most important in this regard. Now let's start. Dr. Satyendra Bose. I will. I would like to start with some interesting story about him. That he got recommendation from Einstein to become professor at Dhaka University. So you can understand who was Dr. Sajendranath Bose. Dr. Bose was a theoretical physicist known for his work on a class of particles named after him, that is bosons. तो आपने क्या समझा? थियोरेटिकल फिजिक्स थे, वही फिजिस्ट थे जो कौन थे? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्होंने क्या दिया था? क्या दिया था उन्होंने? एक थ्योरीज दी थी जो थी स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स के बारे में। तो डॉक्टर सत्यनाथ भी एक थ्योरेटिकल फिजिक्स थे। वो किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? क्योंकि उन्होंने वर्क किया था ऑन ए क्लास ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स पे उन्होंने एक क्लास ऑफ पार्टिकल्स पे उन्होंने वर्क किया था जिसका नाम पड़ा बोसॉन्स। वो हम पढ़ेंगे कि बोसॉन्स क्या होता है। बस इतना समझिए कि ये जो है ना कि मतलब ये वर्क ऑन ए क्लास ऑफ पार्टिकल्स, मतलब उस पार्टिकल्स पे वो वर्क किए, जैसे नेम आफ्टर हिम, दैट इज बोसॉन्स. He used quantum mechanical techniques to explain how a group of identical photons will behave. So आपने पढ़ा है क्वांटम, आपने सुना होगा क्वांटम. क्वांटम मतलब होता है वेरी माइन्यूट डिटेल्स, मतलब बहुत छोटा. तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम एटम्स के मूवमेंट, उसके मोमेंटम, मतलब जो भी एक क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, बस उसी को मॉलिकुलर लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स. तो ही यूज क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक्स टू एक्सप्लेन हाउ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फोटॉन्स विल बिहेव. मतलब वो टेक्निकल मतलब मैकेनिक ये वो क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक्स का यूज़ किए, मतलब उस मतलब पार्टिकल्स लेवल पे, एटम्स लेवल पर जो मूवमेंट होता है, जो भी उसका ये मूव होता है, मोमेंटम होता है, जो भी मोशन होता है, उस सब चीज़ों को उन्होंने मतलब उसकी मदद से ग्रुप ऑफ फोटॉन्स को मतलब बताया कि वो कैसे बिहेव करता है. बेसिकली आपने क्या समझा अभी तक कि डॉक्टर जो सत्येंद्र नाथ बोस थे वो उन्होंने एक चीज़ का मतलब क्या हम आपको कहें कि एक वर्क किया. उन्होंने एक वर्क किया. कौन सा वर्क किया उन्होंने? उनका वर्क ये था कि वो एक क्लास ऑफ जो पार्टिकल्स है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि पार्टिकुलरली बिहेवियर अलग शो करते थे, जिसका पार्टिकल्स का नाम था बोसॉन्स. ठीक, इतना आपने समझ लिया कि एक बोसॉन्स पार्टिकल है, इसका बिहेवियर अलग है. तो उसको समझने के लिए उन्होंने क्या किया कि मतलब देखिए, बोसॉन्स से भी मत आप लोग मतलब परेशान होइए. बोसॉन्स समझिए कि एक वर्क था जिसमें एक क्लास ऑफ पार्टिकल्स को उसके बारे में जाना गया एंड उसको कहते हैं बोसॉन्स. बोसॉन्स बस ये क्लास ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब एक पार्टिकल्स है जिसको हम कह सकते हैं, वो जिसको बोलते हैं हम बोसॉन्स. ठीक है. नाउ ही यूज्ड क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक्स टू एक्सप्लेन हाउ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फोटॉन्स विल बिहेव. हमने फोटॉन्स पढ़ा है ना. फोटॉन्स क्या होता है? लाइट का एकदम स्मॉल स्मॉल पैकेट्स जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं. तो वो जो है बताए कि कैसे फोटॉन्स बिहेव करता है. ठीक है. ही सेंट दिस पेपर टू आइंस्टीन हु गॉट इट पब्लिश्ड इन ए रिसर्च जर्नल. दिस लेड टू डेवलपमेंट ऑफ बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स. एनी पार्टिकल्स फॉलोइंग दिस रूल इज बोसॉन्स. देखिए, कुछ नहीं, उन्होंने पार्टिकल्स के बारे में बताया कि पार्टिकल्स किस तरह का पार्टिकल्स है ये सब. मतलब उन्होंने एक क्लास ऑफ पार्टिकल्स के बारे में सत्येंद्रनाथ बोस जी ने बताया, जिसे हम लोग आज बोसॉन्स बोलते हैं. और ये कोलैबोरेशन था इस पेपर में, इस डिस्कवरी में बोस और आइंस्टीन का दोनों का एक कोलैबोरेशन था. इस कोलैबोरेशन में उन्होंने ये बताया कि एक स्टैटिस्टिक्स दिया कि जो भी पार्टिकल्स बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगी वो क्या होगी? उस पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे बोसॉन.
Einstein generalized the idea founded by Bose and extended it to atoms. तो आइंस्टीन जो थे वो मतलब क्लास ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बता रहे थे कि ये पार्टिकल्स है, ये है, और मतलब ये होगा, लेकिन वो एक्सटेंड टू दी फाउंडेड बाय बोस एंड एक्सटेंडेड टू एटम्स। वो एटम्स पे भी बोल दी कि नहीं एटम्स पे भी ट्रू है, सिर्फ मॉलिक्यूल्स और ये सब भी नहीं, एटम्स पे भी ट्रू होगा। दिस लेड टू प्रिडिक्शन ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर, फिफ्थ स्टेट नॉन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो मतलब एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की डिस्कवरी हुई जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर क्लोज टू अबाउट जीरो वेयर मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाई सिंगल स्टेट। इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो एक स्टेट है, उसका जो उसमें जो पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल्स क्या होता है कि इट बहुत वेरी लो टेम्परेचर पर वो होता है। इट इज़ क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जीरो के क्लोज होता है। वेयर मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाई सिंगल स्टेट, जहाँ मोस्ट ऑफ द एटम्स मतलब जितने भी ज़्यादा एटम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एटम्स ऑक्यूपाई सिंगल स्टेट, वो सिंगल स्टेट में होते हैं, मतलब सिंगल स्टेट सिंगल और इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर ड्यू टू एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एब्सोल्यूट जीरो की वजह से वो वेरी लो टेम्परेचर में होते हैं। और एटम्स क्या होता है, ऑक्यूपाई सिंगल स्टेट, मतलब एटम्स का एक ही स्टेट होता है वो, मतलब वो आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू नो व्हाट इज सिंगल स्टेट। ओके देन okay, please wait for a minute. So guys, there is one question which I have to understand, that it exists at very low temperature due to absolute zero. I understood what is Bose-Einstein condensate, that the particles in this state exist at very low temperature. I understand due to absolute zero where most of the occupy single state. I think they are talking about the zero kinetic energy. But anyways, whatever doubt, if I would be wrong, according to my view it should be that zero kinetic energy, right? Kinetic energy is equal to zero, but if it would not be there, so I would be corrected it. So let's start. Single state. um, Bose-Einstein condensate exhibits some amazing phenomena such as superconductivity. They are superconductor having zero resistance. Superfluidity, they have no any resistance in their fluidity, so zero resistance in their fluidity. The speed of light reduces significantly in Bose-Einstein condensate. In Bose-Einstein condensate. In Bose-Einstein condensate. तो अभी आपने क्या समझा? अभी तक हम आपको एक मतलब एक छोटा सा हम एक समरी देते हैं, आपने क्या समझा इसको? हमने ये समझा कि सत्येंद्रनाथ बोस थे, उन्होंने एक क्लास ऑफ पार्टिकल्स के बारे में वर्क किया था, ठीक है, जिसको आज हम लोग बोसॉन्स बुलाते हैं, उस क्लास ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। तो जिसे आज हम लोग क्लास ऑफ पार्टिकल्स, तो उस क्लास ऑफ पार्टिकल्स वो है क्या, वो क्लास ऑफ पार्टिकल्स क्या था? ये जो क्लास ऑफ पार्टिकल्स था, ये क्लास ऑफ पार्टिकल्स क्या था कि वो मतलब वो क्लास ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताया। वो क्लास ऑफ पार्टिकल्स कुछ नहीं था, ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फोटॉन्स थे। फोटॉन्स को क्या कह सकते हैं? फोटॉन्स को आप कह सकते हैं कि वेरी वेरी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आइडेंटिकल फोटॉन्स विल बिहेव, मतलब कैसे वो जो 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 क्लास ऑफ पार्टिकल्स है, जो छोटा छोटा जो पार्टिकल्स वो कैसे बिहेव करता है। तो बोस और आइंस्टीन ने एक स्टैटिस्टिक्स फॉलो निकाला कि जो भी पार्टिकल्स इस स्टैट्स को फॉलो करेगा उसे बोला जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स के स्टेट में है, और उसे बोसॉन्स बोला जाएगा। और वो जो है नहीं लेकिन हाँ, तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो फॉलो करेगा वो क्लास ऑफ पार्टिकल्स है जिसे हम बोलेंगे बोसॉन्स, ठीक है।
बस इतना आप याद रखो ना कि बोस, सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने कोलैबोरेशन करके एक स्टैटिस्टिक्स बनाया एक पार्टिकल्स को लेकर। तो जो भी पार्टिकल्स उस स्टैटिस्टिक्स को, बोस आइंस्टीन स्टैट्स को फॉलो करेंगे, उस पार्टिकल्स को हम बोसॉन्स बोलेंगे। तो बस वो उन्होंने बस उस पार्टिकल्स के बारे में फिर बात हुआ, तो पार्टिकल्स ही नहीं एटम्स तक चले गए आइंस्टीन। और उससे क्या हुआ कि जब एटम्स की बात हम करने लगे तो हम लोग एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में चले गए, जिसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका फीचर्स क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स का सबसे बड़ा फीचर यही है कि ये जो है इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर, मतलब बहुत जीरो टेम्परेचर होता है इसका। वेयर मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑक्यूपाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर था, वेयर मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑक्यूपाई सिंगल स्टेट, मतलब there is not any kinetic energy, I think, at all. British, no, sorry, Bose-Einstein condensate exhibits some amazing phenomena such as superconductivity, superfluidity, and the speed of light reduced significantly in Bose-Einstein condensate. ठीक है, ये हम सब ने समझ लिया कि जब वो होता है तो जीरो रेजिस्टेंस हो जाती है, तो सुपर कंडक्टिविटी होगा, सुपर फ्लूइडिटी होगा, एंड the speed of light reduced significantly in Bose-Einstein condensate. Now, let's we study what is superconductivity. It is a phenomena where resistance becomes zero. मैंने बोला आपको। Thus, we can store and transport energy with zero loss. मतलब हम एनर्जी को जो क्या होगा ना कि वो स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विथ जीरो लॉस. Superconductors do not allow magnetic field to exist inside it. Superconductors do not allow magnetic field to exist inside it. Superconductor जो होते हैं ना, वो मैग्नेटिक फील्ड को बनने नहीं देता. दिस हैज़ मैनी एप्लीकेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मैग्नेटिक लेविटेशन और मैगलेव. तो मतलब क्या होता है ना कि ये आप समझो कि सुपर कंडक्टर्स जो होंगे हैविंग जीरो रेजिस्टेंस, सो वो क्या करते हैं ना कि वो मैग्नेटिक फील्ड बनने नहीं देते हैं. सुपर कंडक्टर्स नॉट अलाउ मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट्स वाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग इसका एप्लीकेशन है, हम लोग सुनते हैं बुलेट ट्रेन है, ये है, तो वो मैग्नेटिक लेविटेशन पे चलती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में मैगलेव बोलते हैं. बेसिक आइडियाज़ अबाउट पार्टिकल्स फिजिक्स. ना हम लोग पार्टिकल्स फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं. द मोस्ट फेमस थ्योरी इन द पार्टिकल फिजिक्स इज स्टैंडर्ड मॉडल. तो मतलब एक जो मोस्ट फेमस थ्योरी है स्टैंडर्ड पार्टिकल्स फिजिक्स के बारे में, वो है स्टैंडर्ड मॉडल. ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल. इट इज़ अ थ्योरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड हाउ डू दे इंटरैक्ट. मतलब ये एक थ्योरी है फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कि वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, स्टैंडर्ड मॉडल एक थ्योरी है, मतलब आप समझो ना कि थ्योरी है पार्टिकल फिजिक्स का, जिसे हम स्टैंडर्ड मॉडल बोलते हैं. और उसमें थ्योरी में क्या है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स कंप्रोमाइजेज ऑफ 6 लेप्टॉन्स और 6 leptons, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यून, न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो एंड 6 क्वार्क्स. मतलब लेप्टन्स एंड क्वार्क्स से ही हमारा क्या है कि ये दोनों बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स हैं. एक हो 6 क्वार्क्स, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंथ, टॉप, बॉटम. ठीक है, हमने ये समझा. ओके गाइस, तो हम मैंने क्या बताया आपको कि एक फेमस थ्योरी है जिसे हम बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल. उसमें बताया जाता है कि फंडामेंटल्स पार्टिकल्स क्या क्या हैं, ये सब वो सब. तो उसमें दो हमारा जो है ना बेसिकली ये मेन है, इम्पॉर्टेंट है ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स जो हैं वो हमारे 6 लेप्टन्स हैं और 6 क्वार्क्स हैं. ठीक है, 6 लेप्टन्स में क्या क्या हो गए हमारे, हो गए इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यून, न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो. And 6 quarks, up, down, charm, strength, top, bottom. These fundamental particles, these which are 12, interact via three fundamental interactions. ये जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं 3 फंडामेंटल इंटरेक्शन से, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन एंड वीक इंटरेक्शन, दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी, मेडिएटेड बाय बोसॉन्स. तो ये सब जो है ना, ये सारा जो पार्टिकल्स हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो बोसॉन्स से इंटरेक्ट होते हैं. बोसॉन्स क्या है हमारा? बोसॉन्स है फोर्स कैरियर. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बोसॉन, जैसे फोटोन, ग्लून, WNZ बोसॉन, ग्रेविटॉन, हिग्स बोसॉन. अच्छा,
देखो आपको ना एक बात समझना होगा। अब मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको एक मतलब एक इस तरह से समझाता हूँ। वेट, थोड़ा लाइट को कर लेता हूँ, ठीक। देखो, मतलब ये समझो कि डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन ने दोनों ने एक स्टैट्स दिया। टुगेदर दे हैव फॉर्म्ड, दे हैव मेड ए स्टैट्स। उस स्टैट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्टिकल्स उस स्टैट्स को फॉलो करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? बोसॉन्स बोलेंगे। ठीक, हमने ये समझा। फिर मैंने आपको कहा था ना एक टर्म कि ही यूज क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक्स टू एक्सप्लेन हाउ ए ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल फोटॉन्स विल बिहेव। मतलब आइडेंटिकल फोटॉन्स कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं, वो भी हम बोस ने बताया कि हाउ दे फोटॉन्स दे बिहेव। हमने फिर ये पढ़ा कि वो पार्टिकल्स भी नहीं एटम्स तक चले गए। आइंस्टीन तो एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो गया। अब आप ये समझो कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में क्या किया गया कि वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ये जो हैं वो इंटरेक्शंस हो करते हैं, ठीक है। फंडामेंटल इंटरेक्शंस जिससे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शंस। तो ये 3 इंटरेक्शंस जो हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन विच इज रेडियो एक्टिविटी, तो उससे वो मेडिएटेड बाय बोसॉन्स। तो वो पार्टिकल्स सब बोसॉन्स की मदद से कर पाते हैं, वो एक दूसरे से मेडिएट कर पाते हैं, या कोई एनी वी कैन से दैट एनी इंटरेक्शंस जो भी होता है वो मेडिएटेड बाय बोसॉन से होता है। तो बोसॉन्स हमने समझा कि कोई पार्टिकल्स है तो कौन कौन से बोसॉन्स हैं। जैसे एग्जांपल दे सुनिए बोसॉन का, गॉस बोसॉन्स विच आर कॉल्ड फोर्स कैरियर्स, दैट इज फोटोन, ग्लूऑन, W and Z bosons, graviton, hypothetical, and Higgs boson. Standard model does not account for gravitational interactions. वो मतलब स्टैंडर्ड मॉडल जो है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस को नहीं अकाउंट करती है। ये हमको समझना होगा। बस वो 3 ही इंटरेक्शंस से बात करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। अब आप समझो फंडामेंटल इंटरेक्शंस क्या क्या है। जैसे कैसे है पार्टिकल्स हैविंग, मतलब जिस भी पार्टिकल्स में मास होगा वो अफेक्टेड किससे होगा? ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस। दो स्टैंडर्ड मॉडल डू नॉट एक्सेप्ट इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ इंटरेक्शंस टेक्स प्लेस। वो करता कौन है? बोसॉन्स कौन है? मेडिएटिंग पार्टिकल्स। ये मेडिएटिंग पार्टिकल्स को आप यहाँ लिख सकते हो बोसॉन्स, ठीक है। ये लिख दिया बोसॉन्स, ठीक। तो ग्रेविटॉन है, ठीक है। जिस भी पार्टिकल में चार्ज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें इंट्रैक्शंस होगा, और उसको कौन मेडिएट करेगा? उससे मेडिएट करेगा फोटॉन्स, ठीक है। जो भी चार्ज होता है उस चीज़ें फोटॉन्स मेडिएट करती हैं। बोसॉन्स, एक्टिंग बोसॉन्स। ये कोई भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है 2 एटम्स बीच में, तो कौन सा करेगा इंटरेक्शन? तो ग्लूऑन करेगा मेडिएट। वो उस पर कौन सा क्या क्वार्क्स है, जो पार्टिकल्स हैविंग क्वार्क्स, मतलब क्वार्क्स है जिस भी पार्टिकल्स में, हमने पढ़ा था ना 6 लेप्टॉन्स एंड 6 क्वार्क्स अप डाउन, तो उसमें स्ट्रॉन्ग लगेगा। और जिसमें क्वार्क्स भी है और लेप्टॉन्स भी है उसमें वीक लगेगा, वीक इंटरेक्शंस होगा उसके साथ। और मेडिएटिंग पार्टिकल्स कौन होंगे? उसमें W and Z बोसॉन्स होंगे, ठीक है। अब आप समझिए रेंज। तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस का रेंज तो काफ़ी बड़ा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस का भी रेंज बड़ा होता है, क्योंकि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का रेंज, क्योंकि वो डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस पे बेसिस है। 2 चार्ज हैं, वो अपना इंट्रैक्शंस है। और ये शॉर्ट रेंज होता है कि ना डिस्टेंस पे फिर इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। और ये भी शॉर्ट रेंज होता है, वीक जो रेडियो एक्टिविटी होती है। तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग जो इंट्रैक्शंस है वो नंबर 1 पे आएगी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नंबर 2, फिर वीक इंटरेक्शन नंबर 3, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन नंबर 4। रोल क्या है? तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस जो है वो ये रोल करता है कि हमें जो है प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज के बारे में पता चलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग जान पाते हैं कि हाउ दे बिहेव, कैसे क्या होता है चार्ज। स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो रिवॉल्व करती है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर बना होता है। स्ट्रॉन्ग से क्या होता है? न्यूक्लियर स्टेबिलिटी होता है, कि मतलब वो कैसे न्यूक्लियर से स्टेबल है, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बताती है। और बीटा डीके और रिएक्शन इनसाइड स्टार्स वो हमें बताता है वीक इंटरेक्शंस। तो आपने क्या समझा? आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 19-20 मिनट हो गया है।
लेकिन मैं आपको एक मिनट 2 मिनट में आपको सब कुछ समझा देता हूँ स्मॉल तरीके से, मतलब आपको एक सिनॉप्सिस टाइप का एक शॉर्ट शॉर्ट नोट्स में दे देता हूँ। सुनिए, देखिए हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल पार्टिकल्स एज वेल एज बोसॉन्स। आप दो चीज़ को अलग करके देखिए, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ये हो गया हमारा फंडामेंटल पार्टिकल्स, और दूसरी तरफ हो गया बोसॉन्स। ठीक, फंडामेंटल्स पार्टिकल से ये यूनिवर्स बना है और बोसॉन्स का काम है ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का इंटरेक्शंस करवाना। आपने ये बात समझ लिया। फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे क्या हैं, 6 लेप्टन्स एंड 6 क्वार्क्स। 6 लेप्टन्स में कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, म्यून, टाउ, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, माउ न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो, सॉरी माउ नो, म्यून न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। 6 क्वार्क्स कौन है, अप डाउन, चार्म एंड स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। ठीक, तो इन सब का इंट्रैक्शन जो फंडामेंटल इंट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन होता है, वीक इंट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखना हो कि स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करती है ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस। बट एनी हाउ लेट्स स्टडी क्या होगा। पार्टिकल्स जिसके पास मास होगा वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। जिसके पास चार्ज होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। जिसके पास क्वार्क्स होगा वो करेगा स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस। जिसके पास क्वार्क्स एंड लेप्टन्स दोनों होंगे वो करेगा वीक इंट्रैक्शंस। तो आप बोसॉन्स, इसका काम क्या है, मेडिएट करना। तो ग्रेविटॉन करेगा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शंस में, फोटॉन्स करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस में, ग्लूऑन करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन में, डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शंस में करेंगे। रेंज लॉन्ग रेंज होगा ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शंस भी लॉन्ग रेंज होगा, ग्लूऑन भी शॉर्ट रेंज होगा, वीक भी शॉर्ट रेंज होगा। और फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग नंबर 1 पे आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन नंबर 2, वीक इंट्रैक्शन नंबर 3 एंड ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन नंबर 4। और रोल क्या है कि जैसे प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सीज जो हैं वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बताती है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो भी है, हाउ दे आर स्टेबल, हाउ दे आर चार्ज एंड इनचार्ज, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन बताती है। एंड न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्यों है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, वो हमें स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन बताती है। और बीटा डीके रिएक्शन साइड स्टार, वो हमें वीक इंट्रैक्शन बताती है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।